हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 8, जिसका नाम है हमारा ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गांव के अंदर साख के बारे में, विपणन के बारे में, कृषि विविधीकरण के बारे में और जैविक खेती के बारे में। क्योंकि जो ग्रामीण विकास शब्द है, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसीलिए इसके अंतर्गत ही साख, विपणन, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। तो हम चलिए अपना शुरू करते हैं पाठ ग्रामीण विकास। जैसा कि मैं बता रही हूँ, विकास, ग्रामीण विकास यानी कि गांव के एरिए का विकास, और वो विकास एक छोटी सी इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। ग्रामीण विकास के अंतर्गत गांव से संबंधित समस्त कार्य जिनसे गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, गांव के लोगों के जीवन में सुधार आए, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो ग्रामीण विकास की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा किसी एक या दो लाइनों के अंदर हम नहीं ले सकते। ग्रामीण विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे मैंने उनको पॉइंटों में लिखा है। सबसे पहली चीज मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन होता क्या है कि मानव यानी कि मनुष्य भी एक साधन है, उत्पादन का एक साधन है, जो उत्पादन के अन्य साधनों को इकट्ठा करता है, जोखिम उठाता है, काम शुरू करता है, घाटे को, नुकसान को उठता है। तो मानवीय संसाधन सबसे पहले ग्रामीण विकास के अंदर क्या है, मानवीय संसाधन। तो इस मानवीय संसाधन के लिए इसको अच्छी शिक्षा मिले, इसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए, स्कूलों के अंदर अध्यापक होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स होने चाहिए, जो दूसरी अन्य सुविधाएं हैं वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ग्रामीण विकास के लिए कि वहाँ का जो मानवीय संसाधन है उसका उचित विकास हो, उसे उचित शिक्षा मिले, उसका उचित चरित्र हो और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका सेहत अच्छी हो। दूसरी चीज इसके अंतर्गत आएगी खेती उत्पादकता। क्योंकि ग्रामीण विकास के अंतर्गत आप सभी को पता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण लोगों का जो जीविका का मुख्य साधन है वो क्या है, खेती, कृषि। तो उनकी खेती की उत्पादकता के अंदर भी सुधार हो। खेती उत्पादकता में सुधार कैसे होगा? खेती उत्पादकता के लिए उनके जो खेत के अंदर वो बीज जो उगाते हैं वो अच्छी किस्म के बीज हों, और पानी की सुविधा हो, खेतों के अंदर नहरों का पानी आना चाहिए। इसके अलावा खेतों के अंदर जो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो अच्छी किस्म के, उच्च तकनीक के होने चाहिए। तो खाद बीज का प्रयोग, अच्छी किस्म के क्वालिटी के बीज, तो इन सारी चीजों का खेती से उत्पादकता यानी कि इनकी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी भी दूर होनी चाहिए। ग्रामीण विकास हमारा कब कहलाएगा? जब ग्रामीण एरिया के मानवीय संसाधन का विकास हो, खेती उत्पादकता का विकास हो, और तीसरी चीज क्या हो, आधारिक संरचना का विकास हो। आधारिक संरचना, मैंने आपको कई बार बताया है कि आधारिक संरचना का अर्थ क्या है कि जो बेस है, आधार है। आधार जैसे भाई गांव के अंदर सड़क है या नहीं, गांव के अंदर पानी की सुविधा है या नहीं, गांव के अंदर बैंकों की सुविधा है या नहीं, तो बैंकिंग की, बीमा की, ये हमारे संचार के जो साधन हैं जैसे टेलीफोन वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, इन चीजों की, सड़क की, पानी की, इन सभी चीजों की, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? आधारिक संरचना के अंदर। एक गांव के अंदर सभी घरों के अंदर बिजली है या नहीं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं या नहीं। तो ग्रामीण विकास कब कहलाएगा? ग्रामीण विकास तब कहलाएगा जब ग्रामीण एरिया के मानवीय संसाधनों का विकास होगा, यानी कि उन्हें उचित शिक्षा मिलेगी, उनका उचित स्वास्थ्य होगा, गांव की खेती की उत्पादकता बढ़िया होगी, यानी कि उनको खाद बीज की किस्म उनकी अच्छी होगी, उनके खेतों के अंदर अच्छे से पानी जाता होगा, उत्पादकता उनकी बढ़िया होगी। आधारिक संरचना का जब विकास होगा, यानी कि गांव के अंदर बिजली की सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, बैंकिंग बीमे की सुविधा होगी, और चौथी चीज निर्धनता उन्मूलन, यानी कि जो उनके लोग जो कम जीवन स्तर के लोग हैं उनको भी अच्छी सुविधा मिले, रोजगार मिले, लोगों के अच्छी जो सरकार के द्वारा चलाई गई जो हमारी योजनाएं होती हैं उनसे जो बहुत ही कम जिनका जीवन स्तर है, बहुत ही कम जो अपनी आजीविका भी नहीं कमा पा रहे, उनके लिए भी सरकार कुछ निर्धनता उन्मूलन, कुछ ऐसे उपाय करे कि सभी का जीवन स्तर अच्छा हो। तब हम क्या कहेंगे कि ये ग्रामीण विकास कहलाएगा। तो यहाँ मैंने 4 ये पॉइंट निकाल के रखे कि जब ये सारे पॉइंट हमारे
इनके ऊपर जब फोकस किया जाएगा, जब ये सही होंगे, जब इनका विकास होगा, तो उसे कहेंगे हम ग्रामीण विकास। तो मेरे ख्याल से आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आपको ये 4 शब्द लेकर चलने हैं और इन शब्दों के अर्थ क्या है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। मानवीय संसाधन का विकास हो, खेती की उत्पादकता का विकास हो, आधारिक संरचना का विकास हो और निर्धनता उन्मूलन हो, तब हम कहेंगे कि वो ग्रामीण विकास है। तो क्योंकि ग्रामीण विकास के अंदर इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो जो दूसरे नंबर पर हमारी चीज है खेती उत्पादकता, इसी से संबंधित फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है कृषि विकास के अंतर्गत साख। साख क्या होती है? कृषि साख। तो कृषि साख खेती से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। साख होती क्या है? साख शब्द क्या होती है, इसे समझने के लिए मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं कि कृषि उत्पादन के लिए जो भौतिक आगत होती है, आप सभी को समझना है, आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं। भौतिक आगत यानी कि आगत होते हैं साधन, कारक, साधन। साधन कौन से साधन? भौतिक साधन, जो किसके लिए चाहिए? हमें कृषि के उत्पादन के लिए चाहिए। तो खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जो खेती के अंदर जितने भी यूज किए जाते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो उन सभी आगतों को, उन सभी साधनों को, खेत के अंदर ट्यूबवेल है या नहीं, ट्यूबवेल नहीं है, कुएं खुदवाने की जरूरत पड़ सकती है, खेत के अंदर बाड़ लगवाने की जरूरत पड़ सकती है, अच्छी किस्म के खाद बीज लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा खेत के अंदर कटाई के लिए, बुआई के लिए बहुत सारे खर्चे पहले करने पड़ते हैं, तब खेती की जाती है। तो कृषि के उत्पादन के लिए जो ये भौतिक आगत है, इन आगतों को खरीदने की क्षमता ही क्या कहलाएगी? कृषि साख। तो बहुत ही छोटी सी आसान सी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि कृषि की उत्पादकता के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए जो भौतिक साधन चाहिए, जो भौतिक आगत चाहिए, उनको खरीदने में हम सक्षम है या नहीं है, उनको खरीदने की क्षमता, वही क्या कहलाएगी? कृषि साख। इट मीन्स आप इसको समझ गए होंगे कि सभी कृषि के जो उत्पादन के लिए जो आवश्यक आगत है, उनको खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? किसान के पास धन होना चाहिए। तो वही धन, वही क्षमता क्या कहलाती है? कृषि साख कहलाती है। तो कृषि साख के लिए अगर हम किसान की तरफ से बात करें तो 3 प्रकार के कृषि के लिए वो ऋण लेता है। एक को कहते हैं हम अल्पकालीन, दूसरे को कहते हैं हम मध्यकालीन, और तीसरा है हमारा दीर्घकालीन। तो ये 3 प्रकार के ऋण लेता है किसान कृषि करने के लिए या कृषि की उत्पादकता के लिए। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि किसान 3 प्रकार के ऋण लेता है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन। तो ये ऋण क्या होते हैं? अल्पकालीन ऋण वो ऋण हो गए जो 12 महीने तक की इसकी अवधि होती है। कब भाई? ये जो इस प्रकार के ऋण है, छोटे मोटे ऋण है ये, कि 1 साल भर तक के लिए, जैसे भाई खाद खरीदने के लिए ले लिया, बीज खरीदने के लिए ले लिया, खेत के अंदर कोई भी छोटा मोटा काम करवाना है, उसके लिए ये ऋण लिए जाते हैं और इनकी समय अवधि 1 साल से कम होती है, 12 महीने तक की। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? अल्पकालीन ऋण। लेकिन जो मध्यकालीन ऋण है वो अल्पकालीन ऋण से अधिक है। ये 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए, ये वर्ष है, ऊपर मैंने महीने लिखा था 12 महीने, तो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जो ऋण लिए जाते हैं। तो जो अल्पकालीन ऋण थे उनसे ये थोड़े बड़े काम होंगे, जैसे वो मैंने कहा कि खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, लेकिन इनके लिए कोई बड़ा काम, जैसे खेत के अंदर ट्यूबवेल लगवाना है, जैसे खेत के अंदर कुआं खुदवाना है, कोई बड़ा सुधार अगर करवाना है, तो उसके लिए जो थोड़ी सी बड़ी रकम होगी और उससे अधिक समय अवधि के लिए होगी अल्पकालीन से, तो इसे हम क्या कहेंगे? मध्यकालीन ऋण। तीसरे प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ये दीर्घकालीन है। तो ये 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जितने भी ऋण किसान के द्वारा लिए जाते हैं उनको हम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। तो समय अवधि इनकी अधिक है तो इसकी जो मात्रा होगी वो भी अधिक होगी। तो जैसे ये हमने खाद बीज खरीदने के लिए ये हमने खेत में कोई ट्यूबवेल वगैरह लगवाने के लिए, सुधार करने के लिए ये कोई बड़े काम जैसे मान लीजिए जमीन खरीदनी है, जैसे जमीन खरीदने के लिए या फिर कोई और बड़ा सुधार करवाना है, बड़ी जिसके अंदर अमाउंट लगेगी, बड़ी पैसे की मात्रा लगेगी, तो उस प्रकार के ऋणों को हम क्या कहेंगे? दीर्घकालीन ऋण कहेंगे। तो कृषि साख होती है कृषि के उत्पादन के लिए जो भौतिक आगत होते हैं उनको खरीदने की क्षमता,
उनको खरीदने के लिए जो धन चाहिए वो धन या क्षमता, उसे हम कृषि साख कहेंगे। और कृषि साख से संबंधित ही हमारे ये 3 प्रकार के ऋण हैं जिसे किसान लेता है। इसके अलावा जो ये कृषि साख है, इस कृषि साख के 2 स्रोत हैं। 2 स्रोत हैं, एक को कहते हैं हम गैर संस्थागत, और जो दूसरा स्रोत है हमारा उसे कहते हैं हम संस्थागत स्रोत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा। कृषि साख के साधन कौन कौन से हमारे, एक या स्रोत भी हम कह सकते हैं। कृषि साख के स्रोत कहाँ कहाँ से कृषि साख ली जाती है, तो गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। अब ये क्या होते हैं, जैसा कि आप ध्यान से देखिए, गैर संस्थागत यानी कि ये संस्थागत है, ये गैर संस्थागत है। तो गैर संस्थागत स्रोतों के अंदर कौन से स्रोत होते हैं कि जहां से किसान ऋण लेता है, धन लेता है। और ये गैर संस्थागत है, यानी कि जैसे क्या हो गया, गांव के अंदर गांव का बनिया, जमींदार, सेठ या कोई रिश्तेदार या संबंधी कोई भी यहाँ से वो ले सकता है। तो इस तरह के जो लोग हैं कि भाई हम जब किसान को जरूरत पड़ती है वो किसी अपने पड़ोसी से ले सकता है, गांव के अंदर कोई साहूकार है उससे ले सकता है, बनिया है उससे ले सकता है, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार से वो पैसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता है। तो इस प्रकार के स्रोतों को, गांव के बनिया को, साहूकार को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, ये जो स्रोत है ऋण लेने के, उधार लेने के, साख लेने के, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम गैर संस्थागत स्रोत कहेंगे। तो जो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं इनकी मैं आपको बातें 2-4 इनकी विशेषता बताऊं। एक तो यही हो गई कि भाई गांव के बनिए से हम जाते हैं, वहां पर उनको बताते हैं कि भाई हमें इस काम के लिए पैसे चाहिए और वो हमें पैसे दे देते हैं। तो ये जो तरीका है, ये पैसे लेने का एक आसान तरीका है, पैसे आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या है कि इसके ऊपर जो किसान को ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज अधिक होता है। कई बार तो गांव में इतना अधिक होता है वो ब्याज, किसान से वो पूरा ही नहीं किया जाता। किसान अपनी पूरी फसल को बेच देता है, लेकिन उसने जो उधार लिया था उसका ब्याज पूरा नहीं कर पाता वो, और ना ही वो उसका मूल्य दे पाता है। तो इस गैर संस्थागत स्रोत की विशेषता क्या होगी कि इसके ऊपर ब्याज की दर अधिक होती है। ब्याज रुपये साख आसानी से मिल जाती है, लेकिन ब्याज की दर बहुत अधिक होती है और किसान को वापस करने में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार किसान की फसल उसी ब्याज को देने में ही वो लगा रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं बचा पाता। तो इसके अंदर क्या कह सकते हैं हम कि कागजी कार्रवाई बिल्कुल नहीं है, पैसे जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बहुत अधिक ऊंची होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, किसान का बहुत अधिक शोषण होता है गैर संस्थागत स्रोतों से। अब दूसरा स्रोत क्या है, संस्थागत स्रोत। तो ये जो स्रोत है साख लेने का, उधार लेने का, ऋण लेने का, ये संस्थागत स्रोत है। तो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सहकारी बैंक, या हम इसके अंदर व्यापारिक बैंक जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या अन्य जितने भी बैंक हैं जो लेन देन का काम करते हैं वो व्यापारिक बैंक। और तीसरी चीज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये जो बैंक हैं ये गांव के अंदर ही इसी सुविधा के लिए खोले गए हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके अलावा आरबीआई समय समय पर और भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें लेकर आता रहता है किसानों के लिए विशेष तौर पर। और एक नाबार्ड, ये कुछ संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, किसानों को उनकी उपज के लिए, उत्पादन के लिए साख प्रदान करती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत स्रोत कौन से हुए, वे स्रोत जहां से सरकार के द्वारा, सरकार की स्कीमों के तहत, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत किसानों को समय समय पर ऋण दिए जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम, संस्थागत स्रोत। इसके अंतर्गत कौन क्या क्या आ गए हमारे, जैसे सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरबीआई आप सभी को पता है हमारा केंद्रीय बैंक है, और ये केंद्रीय बैंक किसानों के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं चलाता रहता है, उनको बड़े रियायती दरों पर किसानों को साख प्रदान करने के लिए। जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड, इसका ये विशेष तौर पर सबसे अधिक ये जो है कृषि के लिए विशेष तौर पर इसको बनाया गया है कि ये कृषि से संबंधित साख प्रदान करता है। जैसे आरबीआई बैंक है हमारा सभी बैंकों के ऊपर है, ठीक वैसे ही जो नाबार्ड है, जो कृषि से संबंधित जितनी भी साखें प्रदान की जाती हैं उनमें सबसे ऊपर क्या आता है, नाबार्ड। तो नाबार्ड कृषि से संबंधित
क्या करता है, साख प्रदान करता है। तो ये हमारी क्या कहलाए, इसके नाबार्ड के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, जो कई बार प्रश्न आ जाता है कि नाबार्ड पर एक नोट लिखिए। तो आज क्योंकि हमारा मेन फोकस कृषि ग्रामीण विकास के ऊपर था, जो कृषि साख होती है वो क्या है, 3 प्रकार के ऋण और कृषि साख के 2 स्रोत, गैर संस्थागत और संस्थागत। तो गैर संस्थागत क्या होते हैं, संस्थागत स्रोत मैंने बताया ये होते हैं, तो इनके अंदर ब्याज की दर तो किसान को बहुत कम मिलेगी। जो संस्थागत स्रोत हैं वो रियायती दरों पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कागजी कार्रवाई है उसके अंदर समय लगता है। किसानों को बहुत बार बैंक के कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई सारे दस्तावेज इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाके उनको ये ऋण मिलता है। तो किसान क्या करता है, क्योंकि कई बार उसको एकदम से जरूरत आ पड़ती है, तो वो इससे बचने के लिए वो क्या करता है, गैर संस्थागत स्रोतों से ले लेता है और वहां पर उसे बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है, वहां पर उसका शोषण होता है। तो ये इन दोनों में अंतर हुआ कि यहाँ पर पैसा जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जल्दी मिलेगा। यहाँ पर ब्याज की दर कम होती है संस्थागत में, लेकिन गैर संस्थागत के अंदर क्या होता है, ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया है। हमने पढ़ा कृषि ग्रामीण विकास होता क्या है, और ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो कृषि साख है वो कृषि साख क्या होती है, 3 प्रकार के ऋणों के बारे में पढ़ा हमने, और साख के 2 स्रोतों के बारे में, संस्थागत गैर संस्थागत, इनकी परिभाषा और इनमें अंतर, ये हमने पढ़ा। ग्रामीण विकास की परिभाषा को भी मैंने 4 पॉइंटों के अंदर आपको समझाया कि मानवीय संसाधन का विकास, खेती उत्पादकता का विकास, आधारिक संरचना का विकास और निर्धनता उन्मूलन। जब ये सारे काम होंगे तो उसे कहेंगे हम ग्रामीण विकास। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।